अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिस्टिक फेस। आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले हमने इकराम भाई के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, ग्रेजुएट वीज़ा के हवाले से। तो उसको तो 2 साल हो गए। 2 साल में काफ़ी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, काफ़ी रूल्स चेंज हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इकराम भाई के साथ एक लेटेस्ट पॉडकास्ट किया जाए जो अभी 2025 के अंदर जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो चेंजेस आए हैं स्टूडेंट वीज़ा में, बाकी वीज़ाज़ में, उनको समझें। और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो इससे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ से भी, उनके लिए ये पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इकराम भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्लाह पाक का बड़ा करम एहसान है। थैंक यू सो मच इकराम भाई, आपने सेकंड टाइम हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ ये सारे इश्यूज़ डिस्कस करें और जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकें आगे हम अपने व्यूअर्स को पास करें। नहीं, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। वी आर हेयर टू हेल्प द कम्युनिटी। जिस तरीके से भी हमारी ज़रूरत होती है, इसके अलावा भी तो आपको पता है हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल होते हैं। वेन एवर यू नीड टाइम फ्रॉम अस, आप हमें कॉल करें और इंशाल्लाह ताला आई एम विल बी हैप्पी टू हैव आंसर योर क्वेरीज। मैं करता रहूँगा आपको कॉल इकराम भाई। अच्छा इकराम भाई, ये बताएं, ये अभी 2 साल में क्या क्या चेंजेस आई हैं? अब देखें, 2 साल के अंदर अगर देखा जाए तो वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं। मिसाल के तौर पे जो सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा 2 साल पहले था वही आज भी मौजूद है। ठीक है। ये ज़रूर हुआ कि पहले वो जीटी क्राइटेरिया होता था, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरिया, उसको चेंज करके उन्होंने अब जीएसटी क्राइटेरिया कर दिया है, विच इज़ जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। ओके। लेकिन दोनों इसी तरह से हैं कि कान आप इधर से पकड़ लें या कान आप हाथ घुमा के दूसरी तरफ से पकड़ लें, बात एक ही रहती है। पॉलिसीज़ के अंदर, लॉज के अंदर, रेगुलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं आया। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस थी वो $700 से जम करके $1600 हो गई है। उसके अलावा जो आपकी लिविंग कॉस्ट थी वो 24,000 से बढ़ के $29,770 पर चली गई है एक साल की स्टेटमेंट दिखानी, जो आपको एक साल का अपना लिविंग कॉस्ट दिखाना होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो हुई हैं, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि जो नंबर्स हैं वो ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड हुए हैं, क्योंकि आफ्टर कोविड जो नंबर्स थे उससे इस वक्त जो है वो हाफ से भी कम रह गए। ये हुआ है कि पॉलिसीज़ में, रेगुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन स्क्रूटनी बढ़ गई है और रिफ्यूज़ल रेट पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, मेरा यही सवाल था कि लोग दूसरे कंट्रीज़ प्रेफर कर रहे जाना है या रिजेक्शन रेट बढ़ गया है? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो जो इस साल का जो डेटा हमने कंपाइल किया वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। पाकिस्तान का जो ओवरऑल स्टूडेंट वीज़ा का रेशो है दैट इज़ अराउंड 49%। तो मोर देन हाफ वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि हमारी करेंसी भी डीवैल्यू हुई है। जब $1600 आपकी फ़ीस है तो पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब फ़ीस बन जाती है। तो जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ गया है, तो लोग दूसरी कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख कर भी रहे हैं उनको भी वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहे। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो वीज़ा रेट है दैट इज़ अराउंड 99% एट द मोमेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। 99%। इसी तरह नेपाल और श्रीलंका जो हैं वो भी लेवल 2 के अंदर फॉल कर गए। मतलब जो कंट्रीज़ लेवल 2 में होते हैं उनको बैंक स्टेटमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं होती व्हेन दे अप्लाई फॉर देयर वीज़ा। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो रेट है वो काफ़ी नीचे गया है, और अल्टीमेटली लास्ट वीक ये खबर भी आई है कि इंडिया की तो 6 स्टेट्स हैं जिसमें हरियाणा है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल नहीं, हिमाचल उसमें नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिस्ट। उसको यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा बैन कर रही हैं, लाइक दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनी एप्लीकेंट फ्रॉम दोज स्टेट्स। अच्छा, ऐसा ही पाकिस्तान के साथ है। ये एक स्टेटेड पॉलिसी नहीं होती यूनिवर्सिटी की, क्योंकि वो कंपटीशन के अगेंस्ट जाता है, लेकिन जब हम उनको अप्रोच करते हैं कि ये स्टूडेंट है पाकिस्तान से, तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम पाकिस्तान और इंडिया से भी एप्लीकेशन नहीं। ये वजह बताएं कि ये सब एक ही रीजन में आते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान पे इतनी सख्ती क्यों? पाकिस्तान और इंडिया का सिनारियो ये है ना कि ये जो रिस्क असेसमेंट लेवल होते हैं ये डिटरमिन होते हैं बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ होता है। अब जिन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्रॉड ज़्यादा होता है, फेक डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा लगाई जाती हैं, उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा होती है और वो लेवल उनका नीचे चला जाता है। ऐसे ही है। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ का है कि जिस यूनिवर्सिटी के रिफ्यूज़ल ज़्यादा होते हैं उनका लेवल नीचे चला जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया से 2 मसले हैं। एक तो वहाँ से फ़ेक एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। फाइनेंशियल्स आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि 70 to 80% लोगों के फेक होते हैं, तो इसी वजह से उनकी स्क्रूटनी ज़्यादा है और वीज़ा रेशो कम है। दूसरी बात यह है, फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान का केस देखें तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि कौन सी कंट्री के लोग यहाँ पर जब स्टूडेंट वीज़ा लेकर आते हैं तो उसके बाद उनका पाथवे क्या होता है। जैसे चाइना है
ये जो लेवल 2 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इनके लोगों का अब अजाइलम या प्रोटेक्शन वीज़ा डालने का रेट बहुत कम है। हमारी कंट्रीज़ के लोग मेजॉरिटी में जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता या वो बिल्कुल अपनी सुस्ती कायले में पढ़ते नहीं है तो एंड में जाके प्रोटेक्शन वीज़ा डाल देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स कंसीडर करता है और इसकी वजह से ही वो उस पाथवे को बंद करना चाहते हैं जिससे लोग यहाँ पर आएँ और बाद में जाके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है इकराम भाई, चलें अब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब चीज़ जेन्युइन है, तो वीज़ा क्या यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, टैफ में मिल रहा है, कॉलेज में मिल रहा है, किस में ज़्यादा वीज़ा मिल रहा है? देखें, डिपेंड करता है कि अगर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जो टैफ के कोर्सेज़ हैं, जो वोकेशनल सेक्टर है, उसके अंदर जो वीज़ा का रेशो है इस वक्त हमारे डेटा के हिसाब से वो 10% से भी कम है। अच्छा। तो हम उसमें तो रेकमेंड नहीं करते। इवन जो हमारा अपना पाकिस्तान में ऑफिस है, वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट आता है कि मैंने डिप्लोमा लेवल में कोर्स अप्लाई करना है, तो हम वो केस इंटरटेन नहीं करते, हम मना कर देते हैं कि आप किसी और के पास जाके भले करवा लो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना कि अपने थोड़े से पैसों के लिए हम किसी के इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करवा दें। बिल्कुल। सबसे बेस्ट ये है कि आप किसी लेवल 1 यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, उसमें आपकी जो वीज़ा के चांसेस हैं वो सबसे बेटर है। अगर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आप हायर एजुकेशन के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज ऑफर करते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर भी, आईटी में भी, बिजनेस में भी, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ओवरऑल जो पाकिस्तान का वीज़ा जिस तरह से मैंने आपसे शेयर किया है, दैट इज़ अराउंड 49%। और जो रिफ्यूज़ल होते हैं, मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी ईच एंड एवरीथिंग जेन्युइन है, लेकिन उनको वही कॉपी पेस्ट रिफ्यूज़ल जो है वो दे दिया जाता है। अच्छा, अभी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इस वक्त सिर्फ UWA है। अच्छा, कर्टिन भी लेवल 1 में नहीं है? नहीं, कर्टन, मर्डॉक, ECU, नॉट्रे डेम, ये चारों यूनिवर्सिटीज़ अब लेवल 2 के अंदर फॉल कर गई हैं। सिर्फ UWA एक लेवल 1 यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा पहले ये होता था कि WA में बहुत सारे कॉलेजेस भी थे जो लेवल 1 थे, जैसे एक्नॉलेज स्टॉट्स कॉलेज है, वो लेवल 1 हुआ करता था, वो लेवल 2 हो गया है। गिल्स कॉलेज था, वो लेवल 1 हुआ करता था, वो बंद हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली WA में सिर्फ UWA है जो लेवल 1 है। ठीक है, चलें, ये तो हो गई स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बातचीत। आप बताएं कि जो जिनके वीज़े लग गए वो स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आ गए, अभी उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आज के हालात के मुताबिक? देखें, 2-3 सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं जो बच्चे पाकिस्तान से आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान में एजेंट्स बैठे हैं वो उनको सही काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो यहाँ पर आए हैं और उनका एडमिशन करवा दिया जाता है एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर या सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कोर्सेज़ में। जब वो बच्चे यहाँ आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको पता ही चलता है कि ना तो ये कोर्स आपकी SOL लिस्ट के अंदर फॉल करता है, ना इसकी असेसमेंट होती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स के कोर्स में, इस तरह के कोर्स में आ जाते हैं जो उनके लिए इररेलेवेंट कोर्स होता है। तो जो बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं, पहले तो अपनी कोर्स को अच्छी तरीके से रिसर्च करें किस कोर्स में आ रहे हैं, और जब वो यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर आने के बाद होता क्या है कि वो किसी अनऑथराइज एजेंट के पास चले जाते हैं या किसी ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जो माइग्रेशन लॉ की जिसको समझ नहीं होती, वो उनके कोर्सेज चेंज कर देते हैं, लेकिन उसमें वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि इनकी वीज़ा कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। यहाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो कोर्स इसलिए चेंज कराते हैं क्योंकि वो आते हैं यूनिवर्सिटी में जिसकी पर सेमेस्टर फ़ी मेरे ख्याल से $15,000 से भी ज़्यादा होती है। हाँ। वो ट्रांसफ़र कराते हैं किसी ऐसे कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी में जिसकी फ़ीस तकरीबन 10,000 के करीब आ जाए ताकि एक बर्डन कम हो। ये रीज़न होता है? देखिए, ये भी रीज़न होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो जो लड़के हमारे रह रहे हैं वो कहते हैं तुम इस कोर्स में हो, इसमें तो PR का कोई पाथवे नहीं है, तुम किसी ट्रेड कोर्स में चले जाओ, इस तरह के मामला करो। उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है अगर वो किया जाए सही तरीके से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको कैंसिलेशन के नोटिस आए इस वजह से कि बच्चा मास्टर्स के अंदर आया था और उसका कोर्स किसी एजेंट ने चेंज करा के उसको डिप्लोमा लेवल के किसी भी कोर्स में एडमिशन दिला दिया, लेकिन उसकी वीज़ा की कंडीशन है कि उसको अपना जो लेवल है जिस पे उसका वीज़ा ग्रांट है वो मेंटेन करना है, वो इस चीज़ का वो ख्याल नहीं रखते, तो उनको कैंसिलेशन का नोटिस आ जाता है कि आप लेवल 9 क्वालिफिकेशन के अंदर आए थे और आप अभी लेवल 4 या लेवल 5 क्वालिफिकेशन में चले गए। इसीलिए जब आप कोर्स अपना चेंज करें, देखें लीगल है कोर्स चेंज करना, आफ्टर 6 मंथ्स आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है, लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें कि आप अपने लेवल को मेंटेन कर रहे हैं कोर्स चेंज करते वक्त। बाकी जो आपकी वीज़ा कंडीशंस हैं, अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो उबर चला रहे हैं और सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, क्या वो अपना वीज़ा कंप्लायंस जो होता है, जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको मीट करना होता है, वो कर रहे होते हैं? क्या इन 2 जॉब से इनके वीज़ा पे कुछ फ़र्क पड़ता है? देखें, अब जो वीज़ा कंप्लायंस जो आपको अलाउड वर्किंग आवर्स होते हैं 48 आवर्स फोर्टनाइटली, अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे आप उबर में कर रहे हैं, चाहे आप सिक्योरिटी में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच कर रहे हैं। तो एडवाइजेबल यही होता है कि आप अपनी वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच ना करें।
अब इसी वजह से जो हम देखते हैं ना कि इस वक्त एक कम्युनिटी के अंदर एक खौफ है। हमारे पास दिन में 2 से 3 फ़ोन आते हैं कि इकराम भाई मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मेरा एयरपोर्ट पे वीज़ा तो रोक के कैंसिल नहीं हो जाएगा। किस तरह होता है, कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, कैंसिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो वीज़ा ऑफिसर है, जब आप आते हो वहाँ से, तो उबर हो गई या आपने कोई भी ऐसा काम जो TFN पे किया हुआ है, टैक्स ऑफिस ने आपका रिपोर्ट किया हुआ है, तो उनके पास वो डेटा मौजूद होता है। वो देख लेते हैं कि आपको जितने घंटे अलाउड थे आपने उससे ज़्यादा काम किया, तो आपका वीज़ा वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। ओके। और वो यहाँ पर भी आपको कैंसिलेशन का नोटिस भेज सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जो ड्यूरिंग योर टर्म आप काम ना, जितना आपको अलाउड है उतना काम करें, और जब आपका टर्म ब्रेक है उसमें आपको फुल टाइम काम अलाउ होता है, आप उसमें ज़्यादा काम करके जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा इकराम, ये बताइएगा कि कौन से कोर्सेज लेके आना चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी चाहिए कि जब यहाँ आए तो आप वो कोर्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिले, वो जो ऑक्यूपेशन है जो आप पढ़ रहे हैं वो S1 लिस्ट में भी हो, तो ये सारी जो प्लानिंग है, क्या गाइड करेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि कौन से कोर्सेज अभी डिमांड में हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है, और मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि आपको सबसे पहला फोकस अपने कैरियर के ऊपर रखना चाहिए। लेट से हम एग्जाम्पल के तौर पर एक बात करते हैं। एक शख्स है, उसकी IT के अंदर एक्सपर्टीज़ है, उसने पाकिस्तान से बैचलर्स भी IT में किया और उसका पैशन है कि वो IT के अंदर काम करना चाहता है, तो उसको ये चाहिए कि वो यहाँ आए तो मास्टर्स अपने पैशन के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से करे। ऑब्वियसली IT के अंदर इस वक्त PR बहुत मुश्किल है, ठीक है, उसका जो पॉइंट स्कोर है वो 105 पर गया हुआ है जी। लेकिन अगर आप अपने पैशन को परस्यू करते हो और उसको कैरियर बनाते हो, आप ये सोचते हो कि यार मैंने 2 साल की डिग्री करनी है, उसके बाद मेरे पास 3 साल का 485 है, तो मैं उसको एज अ कैरियर लेके चलूँगा, PR अलॉन्ग द वे आ जाती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने पैशन को परस्यू किया, उसमें जॉब की, तो उनकी कंपनीज यहाँ पे बड़ी ईजिली अच्छे एम्प्लॉय को, आपको खुद पता है, स्पॉन्सर कर लेते हैं, बड़ी ईजिली स्पॉन्सर कर देते हैं। तो सबसे पहली प्रियोरिटी आपका कैरियर होना चाहिए। PR तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, PR अलॉन्ग द वे, अगर इफ़ यू आर गुड इन एनी फील्ड, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप IT के अंदर हैं, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ कंसर्न ये है कि मैंने PR लेनी है और कैरियर मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि हर स्टेट की एक प्रायोरिटी लिस्ट है। उस स्टेट में जहाँ आप जा रहे हैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट को चेक करें, देखें कि आप कौन सी फील्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं और उसके अंदर अपनी स्टडीज़ करें। उसमें आपको PR तो मिल जाएगी, फिर कैरियर आप अपना बाद में देखते रहें। ऐसा ही। तो मुझे ये बताइएगा इकराम भाई, जो भी बात चली है ग्रेजुएट वीज़ा की, 2 साल की डिग्री करने के बाद आपको ग्रेजुएट मिलेगा 3 साल का, इसका ये क्या प्रोसेस है? नहीं, देखें, ग्रेजुएट वीज़ा की 2 स्ट्रीम्स होती हैं। एक होता है वोकेशनल सेक्टर के लिए, मतलब जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, ब्रिक लेइंग कर रहे हैं, कारपेंटरी कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो तो अभी हमारे पाकिस्तानियों को तो मिल नहीं रहा ना, लेकिन यहाँ आके चेंज कर रहे हैं, यहाँ आके चेंज तो करते हैं। तो उसके अंदर आपको जो ग्रेजुएट वीज़ा है वो 18 महीने का मिलता है, वोकेशनल वाला। लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो कोर्स है वो स्किल लिस्ट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलेगा, तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स 18 महीने का या इनरोल्ड नर्स का कोर्स करता है, उसकी स्किल असेसमेंट तो नहीं हो सकती, तो उसको ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलता है। तो आपको इस चीज़ को खास ख्याल रखना है कि जिस कोर्स में आप हैं उसके अंदर आया आपको 485 मिलेगा या नहीं मिलेगा। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, इनरोल्ड नर्स की तो काफ़ी डिमांड है अभी, वो PR की लिस्ट में है। अच्छा, वो डायरेक्ट PR की लिस्ट में, आपने ग्रेजुएट वीज़ा की तरफ जाना ही नहीं है। हाँ, वो 18 महीने का कोर्स है ना, वो आपकी कंडीशंस बीट नहीं होती ना उसके अंदर। ओके। अब ग्रेजुएट वीज़ा के लिए कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपकी 92 वीक्स की स्टडी हो, जब अगर वोकेशनल सेक्टर के अंदर है। हाँ, अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, बैचलर्स और मास्टर्स के अंदर, तो रिगार्डलेस ऑफ योर कोर्स आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है 2 ईयर्स का। और क्योंकि आप रीजनल में पढ़ रहे हैं तो 1 साल का आपको फिर बाद में एडिशनल वीज़ा मिलता है, क्योंकि आपने अपनी स्टडी रीजनल एरिया के अंदर की है। और पर्थ अभी रीजनल में है? पर्थ अभी रीजनल के अंदर है। ठीक है। क्या ये ऑटोमेटिकली आपको 485 वीज़ा मिल जाता है जो ग्रेजुएट वीज़ा है? नहीं, 485 ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसके भी कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो आपको पूरे करने होते हैं वीज़ा डालने से पहले। ऑब्वियसली आपको इसकी एक एप्लीकेशन प्रॉपर लॉन्च करनी पड़ती है ड्यूरिंग योर स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया तो आप 485 नहीं डाल सकते। 485 की एक कंडीशन है कि योर लास्ट वीज़ा शुड बी अ स्टूडेंट वीज़ा। आपका जो आइल्स है उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आप PT आपको 57 ओवरऑल इसके अंदर चाहिए और इट शुड बी लास्ट 1 ईयर। 485 एक वाहिद ऐसा वीज़ा है जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो इंग्लिश टेस्ट है वो विद इन लास्ट 1 ईयर होना चाहिए। बाकी तमाम वीज़ा में जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स होती है और इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए 3 ईयर्स होती है। इसके अंदर फिर आपका जो कंप्लीशन लेटर है, आपको इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक चाहिए और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हैं। जब आप वो सारे चेक बॉक्सेस टिक करते हैं तो फिर आप अपना 485 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वो ग्रांट नॉर्मली आजकल तो वीक में भी हो जाता है। तो इसमें क्या स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं?
इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक वो तो बताएं ज़रा, ताकि फिर जो देख रहे हैं वो ना करें। बेसिकली 485 लोगों को ये लगता है कि वो सबसे आसान वीज़ा है डालने के लिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो अगर जब हम अपना कोई वीज़ा प्रिपेयर करते हैं, जो उसके बाद जो चेक लिस्ट होती है ना हमारी वीज़ा लॉन्च करने से पहले, वो सबसे बड़ी चेक लिस्ट 485 की है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इडियोटिक रिक्वायरमेंट्स है जो किसी और वीज़ा में नहीं है। मैं उनको इडियोटिक ही कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी AFP है, इट शुड बी अप्लाइड 1 डे बिफोर योर वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आपने सेम डे AFP अप्लाई की और सेम डे आपने वीज़ा डाल दिया तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरह से अभी हमारा एक क्लाइंट है, उनका ये सिनारियो हुआ कि उन्होंने अपनी AFP अप्लाई कर दी और हमने उनका वीज़ा डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी AFP में नाम गलत डाल दिया। अब AFP क्या है ये प्रोग्राम भाई? ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक। ओके फेडरल पुलिस चेक। तो उसकी बेस पर जो है अब वो इशू बन सकता है, होपफुली नहीं बनेगा इंशाल्लाह। हमने उसके ऊपर एक प्रॉपर सबमिशन लिख के दी है, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से जो आपका कोर्स कंप्लीशन लेटर है वो आपका वीज़ा डालने से एक दिन पहले होना चाहिए। अगर आपका सेम डे लेटर मिला है और आप सेम डे वीज़ा डालेंगे तो वो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो स्टडी है वो एटलीस्ट 92 वीक्स की है। अगर आपने अपना कोर्स जल्दी ख़त्म कर लिया है तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, अब आ जाते हैं 476 वीज़ा की तरफ, जो हमारे पाकिस्तानी काफ़ी और डिफरेंट नेशनलिटीज़ के भी, मेरे ख्याल से इंजीनियर्स के लिए था और 18 महीने का मिलता था आपको। ठीक है, वो लेके यहाँ आए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ महीने हुए। अब वो क्या करें जब वो वीज़ा लेके यहाँ आ गए? उनका क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो आगे किस तरह PR की तरफ जाए? देखिए, जो 476 के ऊपर जो लोग हैं ना, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ भी है और कुछ बुरी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ उनके लिए ये है कि वो बगैर उस सारे हैसल से गुजरे जिससे एक स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है, एडमिशन लो, फीसेस जमा कराओ, बैंक सबसे सस्ता तरीका ऑस्ट्रेलिया आने का, सबसे सस्ता और अच्छा तरीका वो आ गया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनका वीज़ा 18 महीने का होता है और उसके बाद जब वो स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करने के बाद उनको 485 नहीं मिलता, क्योंकि जो ग्रेजुएट वीज़ा है वो वंस इन अ लाइफ टाइम आप ले सकते हैं, वो आपने पहले ले लिया है। तो जो 476 पे स्टूडेंट है उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पहले तो वो जब यहाँ आएँ तो रिलैक्स ना करें, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो उनको आए हुए साल सवा साल हो गया और वो तो हनीमून पीरियड समझ के उन्होंने वो वीज़ा निकाल लिया, क्योंकि उनको उसकी उस तरीके से कदर अनफॉर्चुनेटली नहीं होती। तो वो जिस दिन आए उस दिन से लग जाए कि पहले तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि अपनी फील्ड में जॉब करें, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया आते हैं। जी, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको यहाँ आने के बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद जॉब्स मिली और उनको उनकी कंपनीज़ ने उनका वीज़ा ख़त्म होने से पहले स्पॉन्सर करके रिटेन कर लिया। ऐसा ही है। अब अगर उनको नहीं मिलती स्पॉन्सरशिप और उनको इन्विटेशन भी नहीं आता, फॉर एग्जांपल अब एक बंदा है जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नॉन पेजोरेटिव लिस्ट के अंदर, उसका इन्विटेशन 100 से ऊपर पॉइंट पर आ रहा है, तो अगर उसको स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती तो अनफॉर्चुनेटली उसके पास सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा का ऑप्शन बचता है। तो वो स्टूडेंट वीज़ा अपना डालें और साथ साथ अपनी जो एक दूसरी स्ट्रीम खोलें अपने लिए। अगर उनको लगता है कि मेरा मैकेनिकल पे इन्विटेशन नहीं आएगा तो अपने लिए एक दूसरी स्ट्रीम रेडी करें, कंस्ट्रक्शन में चले जाएँ या किसी और तरफ चले जाएँ और अपने पॉइंट्स को साथ साथ बढ़ाते रहें। PT देते रहें, नाटी दें, अपने पॉइंट्स बढ़ाएं और वेट करें कि उनको इन्विटेशन आ जाए। अगर उनको इन्विटेशन आता है तो दे कैन ऑलवेज विड्रॉ देयर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। और अगर इन्विटेशन स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होने के बाद आता है तो जब तक उनको स्टूडेंट वीज़ा की कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा जब तक उनका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा एक सिली सवाल करने लगा हूँ। जो इंजीनियर 476 वीज़ा पे यहाँ आए, वीज़ा उनका ख़त्म होने वाला है, क्या वो ऑन डिमांड या इन डिमांड जो प्रोफेशंस हैं, नर्स हो गया, टीचिंग असिस्टेंट हो गया, उसकी तरफ जा सकते हैं? देखिए, वो जा सकते हैं, ऑब्वियसली जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने 476 लेट से कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बच्चा था हमारा, उसने पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई थी, वो यहाँ पर आके उसने सिविल कंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट पर्सन के अंदर अपना वीज़ा लॉन्च किया और उसको वीज़ा आ गया। लेकिन आजकल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। वो इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है कि अगर वो एक 180 डिग्री स्विच मार रहे हैं, ऑब्वियसली एक इंजीनियर का और एक नर्स का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना, वो जा सकते हैं, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग दैट। लेकिन उस वक्त उनको जब अपना GST की स्टेटमेंट बनानी है, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च उस पर होनी चाहिए कि वो क्यों अपना कैरियर स्विच करना चाह रहे हैं। होपफुली उनको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा अगर प्रॉपरली उनका वीज़ा लॉन्च हुआ। लेकिन अगर वीज़ा ग्रांट नहीं भी होता तो देन ऑल्सो दे हैव एन ऑप्शन कि वो ART के अंदर अपील कर सकते हैं, जिसका आजकल प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 2 इयर्स है। ओके। तो उस दौरान में वो अपना कोर्स कंप्लीट करके और उसके ऊपर भी अपनी एक PR की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा इकराम भाई, अब बात करते हैं पेरेंट वीज़ा के हवाले से कि उसके क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। मैंने भी रिसेंटली अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा का लग गया। लेकिन मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानी पेरेंट वीज़ा? आपने अपनी वालदा का, सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विजिट वीज़े की बात कर रहे हैं या परमानेंट वीज़ा की बात कर?
देखें जो पेरेंट वीज़ा, आप अगर आप अपने पेरेंट्स का अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मली अगर आप फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम के अंदर करते हैं तो वो मिल जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन समझ लीजिए लेटली लास्ट 2 मंथ से हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स के वीज़े हैं वो भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसके अंदर आप 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो इस चीज़ का ख्याल आप रखें कि आप जो है उनकी भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बैकिंग दिखाएं अपने पेरेंट्स की, उनके अकाउंट में कुछ पैसे हैं या उनके प्रॉपर्टी के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो साथ लगाएं। अपनी तौर से उनको स्पॉन्सर करें फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में, टूरिस्ट स्ट्रीम के अंदर ना बोलें क्योंकि उसके अंदर वीज़ा लगने के चांसेस आजकल थोड़े से कम हैं। और अपनी भी साथ सारी पे स्लिप्स और इन्विटेशन लेटर वगैरह साथ लगाएं। और अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी रिजेक्शन आ जाती है तो आप जो आपका लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे कांटेक्ट करें कि आप हमें एक सपोर्टिंग लेटर दें, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, आप मुझे एक लेटर दें। वो नॉर्मली दे देते हैं और वो सारा आप रिकमेंडेशन लेटर लगाएं तो होपफुली वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट है। अच्छा, दूसरा जो होता है जो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ होता है, तो उसके लिए ये होता है कि अगर आपके 4 बच्चे तो कम से कम 2 को ऑस्ट्रेलिया में होना ज़रूरी है और वो सिटीज़न हो। जी बिल्कुल ऐसा ही। बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट इसको कहते हैं कि आपके 50% और मोर बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट हों। उसके अंदर भी 2 स्ट्रीम्स होती हैं। एक एज पेरेंट वीज़ा होता है जो ओल्ड एज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा होता है। जो एज पेरेंट वीज़ा है इस वक्त उसका प्रोसेसिंग टाइम अराउंड 32 ईयर्स है और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा है जिसकी एक पेरेंट के लिए आपको अराउंड $45,000 देने पड़ते हैं, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इस वक्त 7.5 से 8 साल है। तो उसके लिए हम रेकमेंड ये करते हैं कि बेटर ये है कि आप अपने पेरेंट्स को टूरिस्ट स्ट्रीम पे, नॉट फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, टूरिस्ट स्ट्रीम पर पहले वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएं और फिर आप उनको वीज़ा डालें ताकि उनको एटलीस्ट ब्रिजिंग ग्रांट हो जाए और वो आपके साथ यहाँ पर रह सकें। अच्छा, टूरिस्ट पे ब्रिज ग्रांट हो जाएगा, ब्रिज वीज़ा? हाँ, अगर वो फैमिली स्पॉन्सर्ड में है तो उस पर कंडीशन होती है 8503, इसको कहते हैं नो फर्दर स्टे। अगर तो वो कंडीशन उनके वीज़े पे ग्रांट है फिर तो वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता ना ऑन शोर। लेकिन अगर आपने टूरिस्ट स्ट्रीम में डाला है और उस पर वो कंडीशन नहीं है जी, वो यहाँ आने के बाद जब वीज़ा डालेंगे तो उनको ब्रिजिंग ग्रांट हो जाता है। बहुत सारे हमारे इस तरह के क्लाइंट्स हैं जिनके हमने इस तरीके से वीज़ा डाले, उनका ब्रिजिंग आ गया, वो क्यू में है 30 ईयर्स, जो है वो कहते हैं ना कौन जीता है तेरी जोर के सर होने तक। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं जिनके फॉर एग्जाम्पल जो बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट को मीट नहीं करते, ठीक है, जैसे अगर उनके बच्चे ज़्यादा पाकिस्तान में हैं या ऑस्ट्रेलिया में आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने भी एक वीज़ा निकाला है जिसको कहते हैं सब क्लास 870। ओके। वो वीज़ा 5 साल के लिए ग्रांट होता है। उसकी 5 साल की फ़ीस तकरीबन $11,000 है। उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो बच्चा भी स्पॉन्सर कर रहा है उसकी टैक्सेबल इनकम अराउंड $87,000-88,000 अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आप अपने पेरेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी जो पार्टनर हैं वो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अगर आपका कोई भाई बहन है तो वो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये वीज़ा लाइफ में 2 दफ़ा ग्रांट हो सकता है 5-5 साल का। तो अगर आप बैलेंस ऑफ फैमिली टेस्ट को मीट नहीं करते तो आप सब क्लास 870 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी कौन सी 3 एडवाइस आप देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं अभी? जो पाकिस्तान में है या जो यहाँ पाकिस्तान में, और फिर यहाँ का भी देखते हैं। अच्छा, देखें जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं और जिनको ये लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनको सही कोर्स चूज़ करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे भांजे की एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी। अगर अभी जैसे वो इंटरमीडिएट करता है, हाँ जी, उसको अभी आना चाहिए या वो बैचलर्स करके फिर आए? देखें दोनों ही सिनारियोज बेहतर हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि जो बच्चे आफ्टर इंटर यहाँ पर आ जाते हैं ईयर 12 पास करने के बाद, उनके लिए लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा ईजी होती है। उसका रीज़न है, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है जिसने 18 साल की उम्र में या 17 साल की 18 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आया और उसने 3-4 साल के अंदर यहाँ से बैचलर्स किया, 22-23 साल की उम्र में वो होपफुली अगर वो सही ट्रैक पे चलता है तो 23-24 साल की उम्र में उसकी PR हो जाती है। कोई ऐसा बैचलर्स बताएं जिसकी फ़ीस 10,000 के करीब हो पर सेमेस्टर? देखिए यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं है, ओके, ठीक है, सिर्फ EIT कॉलेज है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी जो फ़ीस है वो $13,000 सेमेस्टर है। उसके अंदर बच्चा अप्लाई कर सकता है। वो सिविल भी कराते हैं, मैकेनिकल। वो कौन से लेवल में आती है? वो लेवल 2 के अंदर है, जो कर्टिन का है। देखें अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुश्किल से 8 या 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 1 में हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ लेवल 2 में फॉल करती हैं। लेकिन EIT अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान से बैचलर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर ना करें ग्राम, मास्टर्स के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा, बैचलर्स के लिए क्यों नहीं? जाहिर सी बात है जो रिफ्यूज़ल रेट है उसकी वजह से। लेकिन उसके अंदर ये है कि क्योंकि हम उनके प्रीमियम एजेंट हैं EIT के, तो हम अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जिस पे हमें लगे कि सब्सटेंस है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है तो हम उनके आगे पुटअप ज़रूर कर सकते हैं कि वो उसको कंसीडर करें। तो वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ कर्टन और मर्डॉक के अंदर भी देखा जा सकता है। ECU भी इस वक्त पाकिस्तान की एडमिशन्स को प्रोसेस नहीं कर रहा है।
वजह तो बताएं। वजह उसकी सिर्फ सिंपल देखें, अब ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, ये बिजनेसेस हैं। ठीक है। ठीक है, जब एक यूनिवर्सिटी का लेवल डाउन होता है तो उससे उसका बिजनेस इफेक्ट होता है। ठीक है, और बिजनेस एज अ बिजनेसमैन आप क्या सोचेंगे कि अगर मुझे पाकिस्तान से मैं बच्चों को वीज़े देता हूँ और उनके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं तो मेरा लेवल इफेक्ट होगा। तो बीइंग अ बिजनेसमैन आप अपने लेवल को मजीद ख़राब होने से बचाने के लिए वो रोकेंगे ना, वो लेवल 1 से लेवल 2 में चले गए। अगर उनके फर्दर वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होते रहे तो वो लेवल 3 में चले जाएंगे। तो इससे अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए यूनिवर्सिटी इस तरह के स्टेप्स लेती हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट ब्लेम देम फॉर डूइंग दैट। ऑब्वियसली उनको अपने बिजनेस को भी सेफ गार्ड ऐसा ही है, ऐसा ही है। और क्या एडवाइस करंट स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ऑस्ट्रेलिया में? देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चे हैं जिनको यहाँ पर आए हुए 2-2 ढाई साल हो गए हैं और वो इस तरह के कोर्सेज के अंदर है जिसका ना उनको स्किल के लेवल पे कोई फ़ायदा है ना पीआर के लेवल पे कोई फ़ायदा, और वो रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं कि जब टाइम आएगा जब देखी जाएगी। तो यहाँ पर आने के साथ ही जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं, एनालाइज करें, किसी अच्छे माइग्रेशन एजेंट से जाके मिलें, उसको जाके अपनी सिचुएशन बताएं और एडवाइस उससे लें। किसी एक बंदे की एडवाइस पर अमल ना करें। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर अपने पास जो बच्चा आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि अपने मोबाइल से टिकटॉक को अनइंस्टॉल करें। क्यों? ये मैंने सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो। मैंने आपको इज़राइल मजाक एक बात की, क्योंकि उस पर ये होता है कि आप खुद इस फील्ड के अंदर है माशाल्लाह, आप समझते हैं इस चीज़ को कि क्लिक बेट के लिए लोग बहुत ज़्यादा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं जिनके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं होता। ऐसा ही है। और लोग जो है उससे मिसगाइड होते हैं। तो टिकटॉक पे रिलाय ना करें, अपने फ्रेंड्स पे रिलाय ना करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे हर दूसरा शख्स माइग्रेशन एजेंट है। ऐसा ही है। ठीक है, तो किसी भी क्वालिफाइड माइग्रेशन एजेंट से जाके मिलें, काउंसलिंग लें सही तरीके से, अपने कोर्स को चूज़ करें और फिर उसको परस्यू करें। हिप हॉप ना करें बहुत ज़्यादा, मतलब आप यहाँ से उधर जंप लगाएंगे, उधर से उधर जंप लगाएंगे तो फिर वो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। थोड़ा आप आउट ऑफ फ्रेम हो रहे हैं। अच्छा, आउट ऑफ फ्रेम हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इकराम भाई, अब ये जल्दी जल्दी बताइएगा 3 ऐसे प्रोफेशन जो आप सजेस्ट करेंगे 2025 2026 में डिमांड में रहेंगे, उसमें आना चाहिए। देखें, इस वक्त ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी भी ऑक्यूपेशन हैं वो सारी की सारी ही डिमांड के अंदर रहेंगी। उसके अंदर अगर आप डिप्लोमा लेवल पर जाते हैं, ब्रिकलिंग है, टाइलिंग है आपकी, उसके अलावा पेंटिंग है। सबसे सस्ता कोर्स कौन सा है जिसमें आ सकते हैं अभी पाकिस्तान से? जी देखें, सस्ते की ये जो है ना, मेरे ख्याल से ये गलत है, पैमाना गलत है सस्ते का पैमाना। क्योंकि देखिए कोर्सेज तो ऐसे भी हैं जिनकी 2 साल की फ़ीस 15,000 है या 2 साल की फ़ीस 14,000 है। हमें ये देखना चाहिए कि वो कौन सा कोर्स है इस पर वीज़ा ग्रांट होगा। ऐसा ही है। ठीक है, जो वोकेशनल सेक्टर के कोर्सेज हैं उन सब के अंदर जो फीसेज हैं उनकी जो ऑन एवरेज फ़ीस होती है वो 24 से $25,000 2 ईयर्स की फ़ीस होती है, लेकिन उसके अंदर वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि एटलीस्ट मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, उसके लिए आपको कम से कम भी ये ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान में रहते हुए 15 से $20,000 आपकी एक्सपेंस उसके ऊपर आएगा। अगर आप वो अफोर्ड नहीं करना चाहते और इफ़ यू वांट टू गिव अ शॉट, तो जो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बैचलर्स और मास्टर्स के कोर्सेज कराते हैं, जिस तरह से मैंने आपको EIT का बताया, और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपको 10 से $11,000 सेमेस्टर के अंदर एडमिशन मिल जाता है। वंस यू अराइव इन ऑस्ट्रेलिया तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको सेम कोर्स $6-7,000 सेमेस्टर में भी ऑफ़र कर देते हैं। तो एंट्री के लिए एक दफ़ा आपको ये कड़वा घूट ज़्यादा पैसों का खर्च करना चाहिए और पैसों को देखते हुए फैसला नहीं करना चाहिए। अभी मार्केट में कोई स्कैम चल रहा है एजेंट्स के थ्रू या किसी भी तरीके का जिससे स्टूडेंट्स को? देखें, स्कैम मेरा ख्याल है जब आप लास्ट टाइम मेरे पास आए थे उस टाइम भी एक स्कैम बहुत ज़्यादा गर्म था और आजकल भी वो है। विजिट वीज़ा के हवाले से एक स्कैम है। वो ये है कि पाकिस्तान में भी और इंडिया से भी हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि लोग आपसे कहते हैं कि आप हमें 25 लाख दें, 30 लाख दें, हम आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा ग्रांट करके 1 दिन के अंदर दे देंगे। और वो वीज़ा ग्रांट भी हो जाता है और उसका वीवो चेक भी आ रहा होता है। तो वो बेसिकली जब हमने उसको फर्दर डिग इन किया तो हमें ये पता चला कि क्योंकि एक सिस्टम में ग्लिच है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका ऑन अराइवल ETA वीज़ा होता है। तो जब वो एप्लीकेशन वो लॉन्च करते हैं तो वो आपको शो कराते हैं एज अ सिटीज़न ऑफ फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, XYZ। और जब आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो वो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस में जाके पासपोर्ट डिटेल्स चेंज करके आपकी पाकिस्तान की पासपोर्ट डिटेल्स डाल देते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये सारा काम होता है। उसके अंदर कुछ लोग इमिग्रेशन से पास थ्रू भी हो जाते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा चेक नहीं करते, लेकिन उनके लिए आगे के पाथवेज कोई नहीं। और इस तरह का कोई भी बंदा अगर आपसे ये बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मैं आपको डन बेसिस पे लगवा के दे रहा हूँ तो समझ जाएँ कि वो कोई ना कोई स्कैम है।
वैसे पाकिस्तानियों को विजिटर वीज़ा मिलता है? मिल जाता है, लेकिन अगेन उसके लिए जो विजिटर वीज़ा है उसके अंदर भी जीटी क्राइटेरिया है। ये जो जीटी क्राइटेरिया है, अगर आपकी प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके पास एक रीज़नेबल लाइफ स्टाइल है, जॉब है, बिजनेस है, आप वो सारी चीज़ें शोकेस कर सकते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान कोई ब्लैक लिस्ट और वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन आपको सारे बॉक्सेस को टिक करना पड़ता है। अच्छा इकराम भाई, मैं जितने भी सवाल प्रिपेयर किए थे इस पॉडकास्ट के लिए वो तो आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू। आप कोई ऐसा लास्ट मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके व्यूअर्स के लिए कि माइग्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी उनके जहन में अशकाल हैं, कोई डाउट्स हैं, तो किसी भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से रब्ता करें। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास आएँ, किसी के पास भी वो जा सकते हैं, क्योंकि आपके माशाल्लाह व्यूअर्स सिडनी में भी हैं, मेलबर्न में, जो उनके लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि माइग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे कैरियर को ख़राब कर सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी मिस्टेक, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास बच्चे आए कि इकराम भाई हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और हमें याद ही नहीं था कि हमारा वीज़ा कब ख़त्म होना है। तो अपनी जो वीज़ा कंप्लाइंस है, वीज़ा डेट्स है, इससे अवेयर रहें। और कोई भी अगर आपके पास डाउट आता है, किसी प्रॉपर बंदे से जाके उसको डिस्कस करें। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए जी। हमारे लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे लॉन्ग टर्म गोल्स को छोड़ देते हैं कि यार अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं ऊबर चला के हफ्ते के $2000 बना रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए अगर मैं अपनी स्टडीज़ को कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़, तो इन द लॉन्ग रन वो 2000 आपके किसी काम में नहीं आएंगे। आप इस चीज़ को देखें कि अगर आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर्ली कंप्लीट करते हैं, आप अपनी पीआर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। आप खुद यहाँ पर है, आपको पता है कि यहाँ पर पैसे बनाना कोई इशू नहीं है। इस कंट्री के अंदर आप इजीली पैसे बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल के पीछे ना जाएं, लॉन्ग टर्म अपना विजन रखें। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म पेन लेना पड़े तो वो भले लें, लेकिन दुआ अपने वालिदैन से दुआ लें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और अपने घर वालों का ख्याल रखें। बेहतरीन बात की इकराम भाई आपने। तो फिर हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं इसी पे। और जो व्यूवर्स आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपकी वेबसाइट, आपकी कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई भी आप हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो फेसबुक पेज पर फ़ोन के ज़रिए अपॉइंटमेंट ले सकता है या ईमेल भी भेज सकता है। अगर आपकी कोई क्यूरीज है और आपको लगता है कि हम आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है तो हमें वो एक ईमेल भेज दें जी। हम विद इन 2 to 3 बिजनेस डेज उसका रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह ताला कर देते हैं। कोशिश हमारी यही होती है। इकराम भाई की कंसल्टेंसी है इम्पैक्ट माइग्रेशन, उसकी डिटेल्स डाल देंगे और इंशाल्लाह जो भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।